हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एक नए मेहमान हैं जिनसे आपका परिचय कराते हैं। आप हैं इंदौर मध्य प्रदेश से पधारी शायरा, कवित्री, लेखिका, शिक्षिका शैली भागवत आस जी। शैली जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को नमस्कार। शैली जी, जैसे कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है आपकी ओर कि आप इंदौर से पधारी हैं, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपके प्रारंभिक जीवन की और साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? जी बिल्कुल। साहित्यिक यात्रा की शुरुआत के लिए मैं आपको अपने जीवन के प्रारंभिक आरंभ के दौर में लेकर चलती हूँ जी। जब मैं लगभग 7 वर्ष की आयु की रही होंगी जी, तब मेरी पहली कविता जो है वो दैनिक भास्कर में एक बाल भास्कर पत्रिका आया करती थी, उसमें प्रकाशित हुई थी। क्या बात है। तो तभी से साहित्य और लेखन की तरफ मेरा झुकाव हुआ जी। हालांकि बीच के समय में थोड़ा मध्यम पड़ा, लेकिन कोविड के पहले से लगातार अब 5 वर्षों से मेरी ये यात्रा जारी है। क्या बात है, क्या बात है। क्या आपके परिवार में कोई साहित्यिक व्यक्ति हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिली? नहीं, मेरे परिवार में ऐसे कोई साहित्यिक व्यक्तित्व तो नहीं है जी, लेकिन सभी की साहित्य के प्रति बहुत रुचि है। मेरे दादाजी जो हैं वो एमए हिंदी संस्कृत डबल एमए हुआ करते थे और वो हेडमास्टर थे, तो हमें उन्हें जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं कंठस्थ जी जी जी, और अक्सर वो मुझे सुनाया करते थे। तो वो हिंदी की तरफ जो मेरा झुकाव हुआ तभी से बन गया था। और मेरे जो पिताजी हैं वो भी जो काव्य गोष्ठियों में सुनने के लिए जाया करते थे, अजय साहित्य प्रेमी के रूप जी में। बिल्कुल साहित्य प्रेमी थे। तो आज उन्हें बहुत खुशी होती है जब वो मुझे देखते हैं पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं। आपको जो आपके दादाजी कुछ रचनाएं और कुछ ऐसे दोहे या शेर सुनाते थे, क्या आपको उनके जमाने के उनके समय का कोई दोहा या कोई याद है तो हमारे दर्शकों को सुनाएं? ऐसे नहीं थे, वो संस्कृत में सुनाते थे और तब हम इतना समझ नहीं पाते थे क्योंकि हम बचपन था हमारा। पर इतना याद है कि रामचरितमानस की चौपाइयाँ थी, क्योंकि बाद में जब हमने पढ़ी तब वो रिकॉल हुआ, एहसास हुआ कि वो हमारी रामचरितमानस की चौपाइयाँ हुआ करती थी और वो सुनने में बड़ी गुड फील होती थी। हाँ, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। आपके दादाजी को आप प्रणाम करते हैं, आपके पापा जी को प्रणाम करते हैं, जिनके साधुवाद से आप साहित्यिक क्षेत्र में आए और साहित्यिक यात्रा कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं शैली जी कि आप शायरी, कविता, लेखन में सक्रिय हैं। इन विभिन्न साहित्यिक कार्यों में काम करने के अनुभव को कैसे देखती हैं? क्या आप खुद को सबसे ज़्यादा व्यस्त पाती हैं? जी हाँ, व्यस्तता तो है क्योंकि एक महिला हूँ जी, माँ भी हूँ, बहू भी हूँ, फिर एक शिक्षिका भी हूँ और लेखिका भी हूँ, कवित्री भी हूँ। तो चारों तरफ से चारों हाथ खुले रखने पड़ते हैं। बिल्कुल, और 24 घंटे तो ऑन टोज काम करना ही पड़ता है जी, जी, और सफलता का बाकी कोई और मूल मंत्र नहीं है, आपको मेहनत और 24 घंटे काम करना ही। क्या बात है। जैसा कि अक्सर सुना जाता है, किताबों में पढ़ा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, या उनकी माँ का, या पत्नी का, या बेटी का। यहाँ ये प्रश्न बनता है कि आपकी सफलता के लिए आप किसको श्रेय देती है? आपकी सफलता के पीछे कौन है? जी, मेरी सफलता के पीछे पहले तो मेरे जो पिताजी हैं उन्हीं को मैं जी जो है प्रणाम करती हूँ और इसके लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एक महिला होकर भी, उन्होंने लड़की होकर भी मुझे बराबरी से पढ़ने लिखने का मौका दिया जी, अवसर दिया, और जिस भी क्षेत्र में मैंने जो भी करना चाहा उनका सपोर्ट मुझे हमेशा से मिलता है और आज भी मिल रहा है। जो सबसे पहले मैं जो भी लिखती हूँ सबसे पहले उनको भेजती हूँ और उतने ही चाव से वो पढ़ते हैं और तारीफ भी करते हैं। इस योगदान में आपके पतिदेव का क्या सहयोग है? जी बिल्कुल, पतिदेव का तो है ही, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ आई हुई हूँ, जब हम दूसरे शहरों में जा रहे हैं, कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, या स्थानीय संस्थाओं में भी मैं बहुत से पदों पर कार्यरत हूँ, दूसरा मैं वर्किंग भी हूँ जी जी, तो ऑफ कोर्स वो तो रहेगा ही। अगर उनकी अनुमति नहीं होगी तो हम तो आगे बढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार का सहयोग, परिवार का पूरा सहयोग है मुझे, और इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे सास ससुर, मेरी पिता, मेरे पति, मेरी माँ, सभी लोग मुझे बहुत ही ऊंचा उठाने में अपना योगदान। वाह वाह, हमारी ट्रू मीडिया परिवार की ओर से भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप निरंतर ऐसे ही शिखर।
हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपको अमृता प्रीतम अवार्ड, सावित्रीबाई फुले अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आपको ये सम्मान प्राप्त करके कैसा फील होता है? जी, सम्मान प्राप्त करना तो बहुत ही अपने आप में एक गर्व का विषय है। जी जी जी, हम प्राउड फील करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसके पीछे की जो यात्रा है वो हम रिकॉल करते हैं एक बार जब भी हमें कोई साहित्य का ऐसा पुरस्कार मिलता है जी, और वो निश्चय ही हमारे लिए प्रेरणा का एक द्योतक होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसे कि अमृता प्रीतम जी हैं, वो काव्य जगत से जुड़ी हुई हैं, और सावित्रीबाई फुले हमारे देश की पहली भारतीय शिक्षिका थी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सौभाग्य से मैं दोनों ही क्षेत्रों में कार्यरत हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं अपना योगदान सुनिश्चित करती हूँ, और साहित्य में तो हम कर ही रहे हैं, जैसा भी हमारे ऊपर वरिष्ठों का भी आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे संस्कार आपको मिले हैं जी, जिस तरह से आप अपने माता पिता, परिवार को, पति, ससुराल पक्ष को जो कि आपका घर है, और सावित्रीबाई फुले जी, अमृता प्रीतम जी को लेकर साथ चल के उन्हें प्रेरणा स्रोत मानकर आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपके संस्कारों को हम प्रणाम करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर कि आपकी लेखन शैली में क्या खासियत है? लेखन के लिए आप किन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं? लेखन के लिए ऐसा कोई एक व्यक्तित्व नहीं है, हमने सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को पढ़ा हुआ है जी। मनु भंडारी जी की कहानियां मैंने बहुत पढ़ी हैं जी। फिर इसके बाद जब मैंने गज़ल और शायरी के लिए प्रयास किया तो मैंने निदा फजली साहब और वसीम वरेलवी जी की बहुत सी गज़लें मैंने उन्हें जी पढ़ा हुआ है। और मेरे लिए प्रेरणा स्रोत वही रहता है कि आज जो घटित हो रहा है या हमारे आसपास जो घटित हो रहा है, जी, जिसका प्रभाव हम पर पड़ता है, विषयों पर, बिल्कुल राजनीतिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, या घर परिवार के तौर पर हो, या एक महिला के तौर पर हो, जी जी जी, वो निश्चय ही हमें प्रभावित करता है और उसी पर हम अपनी कलम चलाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप किसी घटनाक्रम को देखते हैं तभी आपके शब्द उकरते हैं। कभी कोई ऐसी घटना हुई है जब जिन बच्चों को आप शिक्षित करते हैं, शिक्षा दे रही हैं, देश का भविष्य बना रही हैं, कभी कोई ऐसी घटना हुई हो उनके प्रति, बच्चों के, छात्रों के प्रति या छात्रों के अभिभावकों के प्रति कोई, और उससे कोई आपके शब्द फूटे हों और आपकी कोई रचना बनी हो, ऐसा कोई संस्मरण है? हाँ बिल्कुल। अभी शिक्षा में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। जी जी जी। तो अलग अलग तरह के छात्र हैं। देखिए, एक कक्षा है, अगर 30-35 छात्रों की कक्षा है, छात्र छात्राओं की, तो हर छात्र का व्यक्तित्व है जो वो अलग है। जी। हम यहाँ पे ये नहीं मान सकते कि वो 100 में से 100 अंक ला रहा है तो वो बेस्ट है। जी। क्योंकि हर बच्चे के पीछे एक कहानी है। जी। हर बच्चे के पीछे अपनी एक कहानी है, अपना फैमिली का बैकग्राउंड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसे जानने की कोशिश करते हैं आजकल, क्योंकि ना सिर्फ हम एक शिक्षक हैं बल्कि उनके लिए हम एक मार्गदर्शक की तरह। बिल्कुल 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 सही कहा। तो एक बच्चा है जिसे मैंने लगभग कक्षा 4 से मैं आज तक भी पढ़ा रही हूँ, कक्षा 7 तक। जी। फिजिकली थोड़ा सा हैंडीकैप्ड है। जी। फिजिकली वो चल नहीं पाता, या हाथ उसका थोड़ा सा एक्टिव नहीं है, एक हाथ, दूसरा हाथ है। पर उस बच्चे को मैंने इतनी सारी जो उसकी लिमिटेशन है उसके बावजूद मैंने उसे हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए देखा। मैंने कभी उसे डाउन नहीं देखा, अपने आप को नीचे रखते हुए या सामान्य बच्चों से अलग उसने कभी अपने आप को महसूस नहीं किया। वाह वाह वाह। और जहाँ भगवान ने उसे शारीरिक अक्षमता दी है, वहीं उसका जो विकास है ब्रेन का, मानसिक और जो दिमागी तौर पर है, बहुत ही तेज है। वाह। साधारण बच्चों से बहुत ऊपर है। वाह। तो उस पर मैंने एक छोटी सी लेख भी, एक कवर स्टोरी भी लिखी है। बच्चे का नाम है अभ्युदय राघवन करके। क्या ये मान सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के अंदर शारीरिक अक्षमता होती है तो ईश्वर, भगवान या ये प्रकृति उसको एक विशेष ज्ञान या विशेष ऊर्जा भी देती है? जी बिल्कुल, मैंने तो इसका पूर्णतः अनुभव किया है। जी जी। क्योंकि जितने बच्चों से मैं मिली हूँ, क्योंकि लगभग हम 300 से 500 बच्चों से हर साल आप सोचिए क्रॉस होते हैं। जी जी जी। तो हर बच्चे में अपनी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, अपनी क्वालिटीज हैं, आप उसे ऐसा नहीं बोल सकते कि वो इसमें अच्छा नहीं है या उसमें खराब है या पढ़ाई में खराब। जी जी जी। वो कहीं ना कहीं ईश्वर ने उसे एक प्रतिभा दे रखी है। चाहे अगर शारीरिक रूप से असक्षम है तो दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा वो विकसित है। बिल्कुल बिल्कुल। या उसका कोई ऐसा टैलेंट है
जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। जी जी बिल्कुल, बहुत तो ये तो ईश्वर प्रदत्त है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक यकायक एक और प्रश्न बन रहा है शैली जी कि जो बच्चे पढ़ते हैं, आपके अपने बच्चे भी हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, और आपने बताया कि हर वर्ष जो है 600-700 बच्चे बड़ी क्लास में जाते हैं और वहीं नए एडमिशन भी होते हैं, जैसा आपने बताया। तो जो बच्चे जो शिक्षा लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उनकी क्वालिटी, उनके भविष्य की संभावना उनके अंक प्रतिशत से बनती है या उस व्यक्ति की योग्यता के आधार पर बनती है? ये बड़ा प्रश्न है, ये अभिभावक हमेशा कहते हैं। तो प्रश्न है, पर उतना ही आसान इसका जो है वो जवाब भी है। जी, बच्चे मुझे ही देखते हैं सबसे पहले। जी, मैं जो शिक्षित हूँ, मैंने MSc B.Ed किया है और मैं विज्ञान और रसायन शास्त्र की शिक्षित। क्या बात है। और यहाँ जो नाम मैं कर रही हूँ वो हिंदी साहित्य के कारण है। वाह, जिसमें मैंने कोई भी डिग्री नहीं ली रखी। वाह वाह वाह। तो बच्चे या जो बड़े हैं, जो भी मेरे बारे में जब उन्हें पता लगता है तो वो मुझे एक सब्जेक्ट इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कि हम किस तरह से पैरेलल चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, यहाँ जरूरी नहीं कि जो शिक्षा आपने ग्रहण की हो, जिसमें आप फर्स्ट क्लास आए हो, वही आपको ऊंचाइयों तक ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बहुत सी प्रायोगिक है या आपके अनुभव से भी जो आपने अर्जित किया है वो भी आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। क्या बात है। ये कहे कि अंक प्रतिशत जरूरी नहीं रखता, जरूरी मायने नहीं रखता, लेकिन जो व्यक्ति का दिमागी कौशल है, उसका विकास है, आसपास की जरूरतें हैं या समस्याएं हैं, उनसे भी बच्चा आगे जाता है। लेकिन पेरेंट्स चिंतित है क्योंकि मूल्यांकन पद्धति इस तरह बनाई अंक प्रतिशत की है, अंक प्रतिशत के ऊपर है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो भी अंक प्रतिशत को ही महत्व देती है। लेकिन अब धीरे धीरे अच्छा है कि इसमें बदलाव भी आ रहे हैं। वाकई बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं हमारे छात्रों को, हमारे ट्रू मीडिया के दर्शकों को और अभिभावकों को। बहुत साधुवाद है आपको। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि शायरी और कविता में समकालीन समाज की समस्याओं को आपने जिस तरह से उठाया है, क्या आपकी कविता समाज के लिए एक आवाज़ है? जी बिल्कुल, समाज के लिए आवाज़ है, क्योंकि बचपन से ही मुझे ये था कि आसपास सामाजिक तौर पर जो भी चल रहा है जी, जैसे रिश्ते नाते हैं या रीति रिवाज हैं, उनमें से बहुत सी कुरीतियां हैं और उन कुप्रथाओं को बंद करने की आवश्यकता है। क्या बात है, क्या बात। लेकिन आज भी हम देखते हैं, महिला को आप सतयुग या हम त्रेता युग से भी देखें, सीता का जो रूप हम देखते हैं कहीं ना कहीं, या द्रौपदी को देखें जी, या हम आज की आधुनिक महिला को भी देखें जी, तो कहीं ना कहीं उसे कुछ ना कुछ शोषण का शिकार तो होना ही पड़ रहा है जी। तो पहले मैं महिला सशक्तिकरण को अपनी आवाज देती हूँ कि किस तरह से हर स्त्री को जो है वो अब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आप स्वतंत्र बनिए अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। आप अपने व्यक्तित्व को भी महत्व दीजिए उतना ही जितना आप परिवार को देती हैं। वाकई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत की आधी आबादी का भी हक है कि वो अपने विचारों को, अपने मन को, अपने रिश्तों को खुल के बयान कर सके, चाहे वो गद्य में हो या पद्य में हो, चाहे वो दिमागी रूप से चर्चा का विषय हो। या बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां वो अपना है आगे कदम रख सकती हैं। जी, और साहित्य का क्षेत्र तो है ही जिसमें सभी अभिव्यक्त हो ही रहे हैं। जी, दुर्दशा है या शोषण है, उसको हम उजागर कर ही रहे हैं। जी। शैली जी, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, हमारे दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। आपको बहुत साधुवाद। और हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी आपने रिश्तों की बात की, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखा जा रहा है कि रिश्ते बड़े कमजोर हो गए, नाजुक हो गए, चाहे वो रिश्ता बाप बेटे का हो या माँ बेटी का हो, चाहे अन्य रिश्ते हों। आजकल की युवा पीढ़ी रिश्तों से दूर भाग रही है, समाज से दूर भाग रही है। वो अच्छा विकल्प ले रही है, अच्छी जॉब प्राप्त कर रही है, अच्छी तनख्वाह ले रही है, लेकिन वो रिश्तों से, वो परिवार से दूर भाग रही है। ये क्या कारण है, क्या वजह बनी हुई है? एक वजह नहीं है इसकी, लेकिन जिस तरह से जो युग में बदलाव आया है हम देख रहे हैं, आज हम आधुनिक जीवन शैली के बहुत आदी हो गए। पहले आप देखिए, एक परिवार होता था, घर छोटा होता था जी, लेकिन परिवार साथ होता था, बिल्कुल सामूहिक। अब घर बढ़ गए हैं, घर का जो एरिया है वो बढ़ गया, लेकिन हर आदमी या घर का हर मेंबर अपने अपने कमरे में मिलेगा। जी, वो कहीं भी साथ आते हुए आपको नहीं मिलेंगे। जी। क्योंकि एक तो जनरेशन गैप इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि बड़ों की सोच कुछ और है और बच्चों की सोच कुछ और है। फिर आधुनिक जीवन शैली की जो सबसे
खराब देन जिसे मैं कहूँगी वो मोबाइल है। जी जी जी। क्योंकि मोबाइल और सोशल मीडिया में हर इंसान इतना व्यस्त है। एक दिन अचानक मैं यात्रा कर रही थी जी, बस में थी या शायद ट्रेन में थी जी, मैं बाहर देखती रही, बहुत सी दुकानें निकली, बाजार निकले, रिक्शों साइकिल पर निकलते हुए लोग, लेकिन हर एक की गर्दन झुकी हुई थी। गर्दन झुकी हुई थी मतलब हर कोई अपने मोबाइल में इतना व्यस्त है, उसे ये भी नहीं पता हमारे आसपास क्या चल रहा है, बिल्कुल, या बिल्कुल। कौन बैठा हुआ है, कौन रहता है, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे घर में हमारे दादा दादी कैसे हैं, या माँ बाप को क्या तकलीफ है, या हम उनसे चार बातें करें जी, जी। क्योंकि वक्त ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस कारण से मुझे लगता है अभी बहुत जो है दूरियां आई हैं, रिश्ते नाते दूरियां आई हैं, और इसको, इन दूरियों को कैसे कम किया जा सकता है? हम कोशिश करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र से हम बच्चों में मॉरल वैल्यू लाते हैं, नैतिक शिक्षा का हम समावेश करते हैं जी। नैतिक शिक्षा में इसी बात पर बल दिया जाता है कि सबसे पहले आप परिवार को महत्व दें, माँ जो कि भगवान के समान है, फिर पिता जो अन्नदाता है आपके लिए, माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं है बिल्कुल जीवन में, क्योंकि वो जितना अच्छा आपके बारे में सोच सकते हैं शायद ही जीवन में आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उतना सोच सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ये गहराई है कि आप मोबाइल बंद करें, इससे दूर रहें, दूरियां बनाएं और इन्वॉल्व हों अपनी फैमिली में। जी। अपने जो फंक्शन होते हैं, शादियों में जाएं, रिश्तेदारों से मिलें, जान पहचान बढ़ाएं। जी जी जी। मतलब स्क्रीन पे नहीं, ऑन स्क्रीन पे नहीं, ऑफ स्क्रीन पर। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी जानकारी दी। समाज को एकजुटता से करने के लिए, जोड़ने के लिए, परिवारों को जोड़ने के लिए ये जो मोबाइल का टच है उसे छोड़ना होगा या कम करना होगा, और व्यक्तिगत तौर से टच होना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो विवाह से कतरा रही है। आजकल के जो मेल फीमेल हैं उनकी उम्र 35 साल, 40 साल, 45, यहाँ तक कि 50 भी हो गई है, लेकिन वो शादी विवाह में, पारिवारिक रिश्तों में महत्व नहीं दे रहे हैं। वो एकल जीवन जीना चाहते हैं। वो जो है 5 डे जॉब करना चाहते हैं, 2 डे जो है अपना एंजॉय करना चाहते हैं। वो जिस प्रदेश में, जिस शहर में रहते हैं वहाँ से बाहर जाके वो एंजॉय करते हैं, फिर वो अपनी ड्यूटी पर आ जाते हैं। ये जो दिशा युवाओं की जा रही है, जिस दिशा में युवा पीढ़ी जा रही है, उसके कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, और उनकी इस कारण से उनकी उम्र भी कम होती जा रही है। जी बिल्कुल। इस विषय में चर्चा करें। बिल्कुल। जो शादी की जो व्यवस्था बनाई गई है, हमारे पुरातन जो व्यवस्था है जी, इसमें आजकल युवाओं का उतना इंटरेस्ट नहीं रहा या रुचि नहीं रही। जी जी जी। एक तो क्योंकि जो एज फैक्टर है, आपने जैसे बताया 30 के हो रहे हैं या 40 के हो रहे हैं, अगर उस उम्र में आप विवाह की व्यवस्था में जाएंगे जी, तो पहले ही आप इतने रिजिड हो चुके होते हैं कि आप बिल्कुल एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। और शादी एक तरह से म्यूचुअल है, आपने दोनों को निभाना है, दोनों को एक दूसरे की कमियां भी हैं, खूबियां हैं, दोनों को ही अपनाना है। बिल्कुल। लेकिन लोग खूबियां अपना लेते हैं और शॉर्ट टेम्पर होने के कारण जल्दी गुस्सा आता है या चिड़चिड़ाहट बढ़ती है, जी, तो वो कमियों को अपनाना नहीं चाहते जी। दूसरा मुझे लगता है कि हमारे भारत पर जो 200 साल तक जो अंग्रेजों ने शासन किया है जी, वो तो चले गए, आप सभी जानते हैं, लेकिन वो जो पाश्चात्य शैली का जो टच छोड़ के गए हैं जी जी, उसका प्रभाव मुझे लगता है बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये जो 5 डे वीक कल्चर है, खान पान की शैली है जी, या लिव इन जैसा जो शब्द आजकल आया है जी, ये हमारी भारतीय संस्कृति की देन बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ये पाश्चात्य से आया है। और सबसे बड़ी जो खराब बात मुझे लगती है आजकल के युवाओं में, कि वो उस व्यवस्था को फॉलो करना चाहते हैं, वो हमारी भारतीय संस्कृति को समझना ही नहीं चाहते। बिल्कुल सही है। और ना ही आजकल घरों में माहौल है कि वो श्लोक बोलें या समझें या वेद पुराण या इससे जुड़ी जो जानकारी लें। क्योंकि मैं खुद एक विज्ञान की शिक्षिका हूँ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी पाश्चात्य, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो खोजें की हैं, वो सब खोजें हमारे भारतीय ऋषि मुनि पहले ही कर चुके हैं। गीता का भी बहुत बड़ा महत्व रहा है और उसे अपना भी रहे हैं। गीता का बहुत हो रहा है, रिसर्च हुआ जी, है जी जी। श्रीमद् भगवत गीता मैंने भी पढ़ी हुई है जी जी। और गीता की खासियत ये है कि जितनी बार आप इसे पढ़ेंगे उतने अलग अलग तरह से आप इसका जो भाव लेंगे, फील करेंगे। बिल्कुल। वाकई वाकई
बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। तो हमें युवा जो है इनको भारतीय संस्कृति से थोड़ा परिचित कराना चाहिए जी, चाइल्डहुड से ही। ये जो कमी आ रही है जो आप देख रहे हैं, जो 200 साल पहले से हमारे जो पाश्चात्य अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, जो छोड़ कर गए हैं, इसमें बहुत सारी खामियां हैं और हमारे युवा उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये भी देखें कि वो 200 साल पहले छोड़ कर गए थे, लेकिन उनकी जो परंपराएं हमारे भारत में हैं और वो हमारे युवा अपना रहे हैं। लेकिन इसमें कहाँ कमी हो रही है, कहाँ खामी हो रही है? ये खामी हमारे भारत सरकार की है या अभिभावकों की है, या जो हमारी बेसिक शिक्षा है उसमें ये गुण या ये जानकारियाँ दी जाएँ तो इसे बदला जा सकता है? बिल्कुल, ये प्रयास हो रहा है, पर अब जाके हो रहा है जी। पिछले जितने साल निकाल दी हमने, 75 साल अभी अगर आज़ादी की बात की हम बात करें तो स्कूलिंग से ही अगर हम बात करें तो कॉन्वेंट स्कूल्स जी, अभी पिछले जो पीढ़ी है उसमें से अधिकतर लोग कॉन्वेंट स्कूल से शिक्षित हैं जी, जी। और कॉन्वेंट स्कूल में आपको भी पता है किसी तरह का कल्चर, मैं उनका विरोध नहीं कर रही, लेकिन फिर उसमें ऐसा होता है कि भारतीय संस्कृति का जो टच है हमारे बच्चे जान नहीं पाते कि भारतीयता का मूल क्या है, हमारे ऋषि मुनि क्या थे, जो व्यक्तित्व थे हमारे लोकप्रिय वो क्या थे जी। तो उन्हें यहाँ जागरूक करने की आवश्यकता है। हालांकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है अभी जो बनाई गई है 2020, उसमें इन बातों का बहुत ध्यान रखा गया है, क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही लगभग जो है उनकी पुस्तकें रिवाइज हुई हैं जी, एनसीईआरटी की। और एक पुस्तक देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, विज्ञान की पुस्तक थी, शायद 6th या 7th की, तो उसमें जो है शुरुआत श्लोक से की गई है। क्या बात है, क्या श्लोक है, फिर हिंदी का हमारा कोट है जी। और अगर किसी ऋषि मुनि ने कोई खोज की है, जैसे ऋषि कनड जो है उन्होंने एटम्स की थ्योरी पहले ही बता दी थी, तो उनका बराबर मेंशन किया हुआ है आपको किताब के अंदर। तो कोशिश है कि हम वापस जो है अपने भारतीय मूलभूत सिद्धांतों की तरफ लौटें। क्या बात है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि हम मौलिक सिद्धांतों की तरफ शुरुआत हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक और विषय है कि हम हिंदुस्तान की एक हिंदी भाषा है, उस हिंदी भाषा का दिवस मनाना पड़ता है हमें 14 सितंबर को, और पूरे माह वो पखवाड़ा चलता है। क्या हिंदुस्तान को हिंदी भाषा के लिए दिवस मनाने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, ये तो विचारणीय प्रश्न है जी। हिंदी हमारी राजभाषा है जी, और हिंदी ही शायद वह भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है हमारे भारतवर्ष में, आपस में काफी जोड़ती है जी जी। लेकिन अंग्रेजी का आप देखिए ना, स्वरूप कितना विस्तृत हो गया है देश में। हम बात करेंगे हिंदी की, अंग्रेजी तो जो है सो है नहीं, इसीलिए शायद हमें आवश्यकता पड़ रही है, मेरा ऐसा कहना है जी, क्योंकि बच्चे भी जो हैं वो अच्छी हिंदी नहीं जानते हैं जी। और एक नया हिंद इंग्लिश, एक खिचड़ी भाषा वो बोलते हैं, वो ज्यादा प्रयोग की जा रही है, जो मैं देखती हूँ ना तो वो हिंदी अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं जी, ना ही वो लिख पाते हैं जी। बस बोलचाल की जो भाषा है उसको उन्होंने एक्सेप्ट करके रखा। तो इस पर भी हमारे सरकारों को चिंतन करना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान की जो राजभाषा है वही उसकी नहीं रहेगी तो फिर हिंदुस्तान शब्द का मायने क्या होगा। वही कोशिश है आपकी हमारी भी बढ़ावा देने की। हम जो साहित्य सृजन कर रहे हैं हम हिंदी भाषा में कर रहे हैं, जो कविताएं हैं, लेख हैं, गद्य हैं, विशेषांक हैं, सभी हम हिंदी में निकाल रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुंच हो और हिंदी की समझ बढ़ सके। यहाँ ये भी चिंतन का विषय है, जैसा अभी आपने बताया कि हमारे देश को आज़ाद हुए 77-78 वर्ष हो गए हैं और उसके बावजूद भी हमें दिवस मनाना पड़ रहा है, हिंदी दिवस पखवाड़ा मनाना पड़ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप शिक्षिका के रूप में साहित्य और लेखन का जो आपका प्रभाव है वो छात्रों पर कैसा पड़ता है? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने एक उत्तर में आपको बताया था कि वो मुझे एक प्रेरणात्मक व्यक्तित्व के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की मैंने विधिवत शिक्षा ली उसके लिए तो हाँ मैं शिक्षिका हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ अपने केमिस्ट्री विषय पढ़ा रही हूँ मैं, लेकिन जिसमें मैंने कोई डिग्री नहीं ली है साहित्य, और उसके कारण मुझे जो लोकप्रियता है वो मिल रही जी। तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आपके अंदर कुछ ना कुछ छुपी हुई प्रतिभा है जी।
तो आप एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ उसे भी विकसित होने, उसे भी बाहर निकालिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि आजकल है जो टैलेंट देखा जाता है और उसे बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो चीज़ आपके दिल से निकलती है वही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही है। ये अभिभावकों को ही सोचना होगा कि उनके बच्चों के भीतर क्या प्रतिभा है, क्योंकि ज़्यादातर समय बच्चे अपने अभिभावकों के साथ रहते हैं। आपकी लेखनी में किसी व्यक्तिगत अनुभव को उकेरने की कोशिश की है आपने कभी? बिल्कुल, जो कुछ मैं लिख रही हूँ ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव ही है। क्योंकि हम जो कलम चलाते हैं, हम जिसे भी शब्दों में ढालते हैं, वो हमारे अनुभव से आता है। कुछ हमारी भावनाएं वहाँ काम करती हैं, कुछ घटित जो घटनाएं हैं जिस पे हम विचार करने लगते हैं, या कोई जैसे मैंने आपको बताया कुरीति है, कुप्रथा है, या हम कुछ गलत होते देखते हैं, तो मैं उसे ही उकेरने का प्रयास करती हूँ, चाहे वो गद्य में हो या पद्य में हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात जानकारी दे रहे हैं। आपके लिए साहित्य का क्या अर्थ होता है? आप समाज की बेहतरी के लिए साहित्य के द्वारा और किस किस तरह से योगदान दे रहे हैं? जी बिल्कुल, साहित्य पहले तो भाव अभिव्यक्ति है हम सबके लिए। हमारे मन के भावों को हम अभिव्यक्त करते हैं, विधा कोई भी हम चुनते हैं। उसके अलावा जैसे आपने बात की कि जो प्रभाव कितना हो रहा है आजकल युवाओं पर पाश्चात्य संस्कृति का, तो साहित्य से हम वापस अपने जो हिंदू संस्कृति है, जो हमारे वेद पुराण हैं, गीता है, उनको अलग अलग तरह से हम प्रस्तुत कर सकते हैं अपने लेखन के माध्यम से। बिल्कुल। और इसे हम युवाओं में, बच्चों में, बड़ों में भी जागरूकता हिंदी के लिए ला सकते हैं। दूसरा, भारतीय संस्कृति के लिए भी हम जागरूकता ला सकते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि इतिहास में क्या क्या हुआ है, हमारा इतिहास क्या है। और हमारा इतिहास बहुत ही रिच है। तो हम जब साहित्य में उकेरेंगे, जैसे आपने मुझे पत्रिका के बारे में बताया, विशेषांक के बारे में, जिसमें आप एक व्यक्तित्व को सामने लाते हैं। तो जब उस व्यक्तित्व को आप सामने लाते हैं उस पत्रिका में, तो उनसे जुड़ी बहुत सी चीज़ें होती है। वो स्थान विशेष हो सकता है, उसका ऐतिहासिक महत्व हो सकता है, उसका कुछ और पौराणिक महत्व हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं जो निकल कर आती हैं। दूसरा, मैं महिला सशक्तिकरण, स्त्रियों को मतलब जागृत करने की भी मेरी पुरजोर कोशिश रहती है कि कैसे मैं उनको प्रेरणात्मक ऐसा कुछ दे सकूं, कुछ पंक्तियां जो उनमें जोश भरे, जज्बा भरे, और वो भी आगे बढ़ने के लिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है ये। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपकी लेखन यात्रा की नई दिशा या लक्ष्य क्या है? अभी तक जो मैंने कहा है, कविताएं हैं, छंद मुक्त हैं, लेख हैं, आलेख बहुत सारे प्रकाशित हुए हैं। प्रकाशाधीन पुस्तकें भी हैं मेरी, एक गजल संग्रह है और एक काव्य संग्रह है। क्या बात है। इसके साथ ही जो मैं अभी भविष्य के लिए सोचती हूँ कि बच्चों को लेके, जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए मैं, क्योंकि हमारे जितने भी त्योहार हम मनाते हैं, आप देखिए जितने भी त्योहार हैं, जैसे संक्रांति आने वाला है या दिवाली है, हर त्योहार का एक पौराणिक महत्व है, एक पौराणिक कहानी है उससे जुड़ी हुई, एक कथा होती है। साथ ही ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सारे भारतीय त्योहार वैज्ञानिक और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। बिल्कुल, कुछ ना कुछ उनका साइंटिफिक महत्व है। जी। तो मैं चाहती हूँ कि हर त्योहार पे मैं जो लेख ऐसे प्रस्तुत करूँ जिससे हमारे बच्चे समझ सके, ना से केवल उन भारतीय त्योहारों को, उनके पीछे छिपे हुए वैज्ञानिक तथ्य को भी वो जान। वाह वाह, ये हमारे त्योहार जो है, पौराणिक त्योहार हैं, ये प्रत्येक वर्ष इसीलिए मनाए जाते हैं कि जो भावी पीढ़ी आती है उनको इन त्योहारों के बारे में जानकारी मिल सके कि किस तरह से हमारे पौराणिक तथ्य हैं या त्योहार हैं या हमारे कार्यक्रम रहते हैं, जिससे वो उन्हें सीख सकें और जी सकें। छोटी सी बातें होती हैं, जैसे अमावस के दिन हम दीप जलाते हैं, क्यों? कि अंधेरे में हम प्रकाश ला सकें। जी। ये एक छोटा सा दीप आपको जो है वो प्रेरणा दे सकता है। बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि महिला साहित्यकारों को साहित्यिक क्षेत्र में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्योंकि आप महिला हैं, महिला लेखिका हैं, बिल्कुल, इस बारे में भी बताएं। हालांकि आज जब मैं देखती हूँ तो महिलाएं आगे आ रही हैं, साहित्य में भी उनका योगदान बढ़ता ही जा रहा है। आप देखेंगे विभिन्न मंचों पर आपको बहुत सी महिला साहित्यकार मिलती हैं, कहानीकार हैं, कवित्री हैं, शायरा हैं। लेकिन जो आगे बढ़ने के लिए, मंच तक आने के लिए का जो रास्ता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, वो थोड़ा सा मुश्किलों से भरा होता है। क्योंकि आप
हर कोई जो आपके संपर्क में आता है उसको आपको समझना पड़ता है। बिल्कुल। कहीं वो आपका कोई गलत फायदा तो नहीं उठा, बिल्कुल। कहीं लोकप्रियता के पहले पायदान पर पहुंचने के लिए आप अपने चरित्र से समझौता तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं कि आपको समझना पड़ता है। जी जी जी। दूसरा, मेरे घर ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे परिवार का मुझे सपोर्ट है, लेकिन हर महिला के साथ ऐसा नहीं होता। जी जी जी। उन्हें बहुत से जो अपने लेवल हैं क्रॉस करने पड़ते हैं यहाँ तक आने के लिए, तो वो चुनौतियाँ हमेशा उनके लिए रहती हैं। वाकई बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि आप महिलाएं आपने ये फील की हैं या आपके किसी मित्र, महिला मित्र ने फील की है, तभी ये आपको पता लगी। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आप महाकाल की नगरी से आए हैं, तो हम एक और प्रश्न करना चाहेंगे कि आजकल लोग पूजा स्थलों पर या अपने घरों पर जो जागरण करते हैं या आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं, उसमें देवी देवताओं के रूप में महिला या पुरुष उनका रूप धारण करके डांस करते हैं, नाच करते हैं या नचाते हैं। ये जो देवी देवताओं के रूप में देवी देवताओं का नाचना कितना उचित है, कितना अनुचित है, इस विषय में भी बताएं। देवी देवताओं पर जो नाचना है वो तो मेरे विचार में अनुचित ही जी। और फिर ये डिपेंड करता है कि हम किस समूह को बिलोंग कर रहे हैं जी। मतलब बहुत से, जैसे अभी कुंभ होने वाला है हमारा कुंभ इलाहाबाद में, तो वहाँ भी आप देखेंगे शंकर के वेश में आपको बहुत से लोग दिखेंगे, साधु संत हैं जी। तो अगर वो अच्छे कॉज के लिए किया जा रहा है तो मुझे लगता है ठीक है। जैसे छोटे बच्चे हैं, जन्माष्टमी होती है तो कृष्ण का रूप धरते हैं या राधा, बाल कृष्ण का रूप धरते हैं या राधा का रूप धरते हैं या उनकी लीलाएं दिखाते हैं जी। तो वहाँ ये कनेक्ट होता है कि वो उस संस्कृति को दर्शाना चाहते जी। लेकिन कुछ जो पत्र पत्रिकाओं में या आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कुछ भद्दे चित्र वगैरह आते हैं, उन पे कमेंट होते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। हमारे देवी देवता हैं जो वो एक सर्वोच्च स्थान रखते हैं, एक पूजनीय स्थान रखते हैं, तो उसकी पवित्रता का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अभी आपने बताया कि इलाहाबाद में जनवरी में महाकुंभ लगने वाला है और शिवरात्रि तक चलेगा। उस जो पर्व में, जो आध्यात्मिक पर्व होता है, उसमें कुछ लोग जो है भोले जी का, शिव जी का भेष कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे आध्यात्मिक लोग होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो दाढ़ी मूछ तो बढ़ा लेते हैं लेकिन वो दिखते उनकी तरह है। लेकिन हमारे भोले जी को, हमारे जो देवी देवता हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए उनका भेष बना के वो चिलम पीना, नशा करना, ये दिखाना कि हमारे देवी देवता ऐसा करते थे, तो वो जो विषय है उस पर बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है कि एक हमारे देवी देवता नशा करते थे, क्या हमें भी करना चाहिए? अगर वो भांग पीते थे, क्या हमें पीना चाहिए? लेकिन मुझे सूत्रों से पता लगा है कि हमारे भोले जी ने कभी नशा नहीं किया। फिर उसको इस तरह प्रदर्शित करते हैं, उस प्रदर्शन से बच्चों पर, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है समय की धारा के साथ इसमें कुरूपता आ गई है, रूप के साथ कुरूपता आ गई, क्योंकि हमने जाके कभी देखा ही नहीं कि शिव शंकर क्या थे जी और क्या करते थे। आपने कभी कोई पुराण या पौराणिक उनकी जो जहाँ से कथाएं मिली बस वही जो सुनी है, पढ़ी, लेकिन आपने उस पर कोई रिसर्च नहीं किया कि वास्तव में वो क्या थे और क्या करते थे। वाकई। तो इस तरह से आजकल उन्हें कई तरह से जो है प्रदर्शित कर दिया जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यताएं हैं मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि महाकाल में भी जो देव हैं, एक भैरव देव का जी। वहाँ पे भी है जो मदिरा का प्रसाद लगाया जाता है। बिल्कुल। तो वो भी क्या कारण है उसके, मैं भी अभी उसके मूल में नहीं जाना चाहती जी। लेकिन क्योंकि वो हमारे लिए आदर्श हैं, तो हमें लगता है उन्हें आदर्श रूप में ही हमें देखना प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि उनकी धारणाओं को, अगर ऐसा है भी तो उसे धारण करना चाहिए। और जो आपने कहा साधु संत जो वेश और धर के आ रहे हैं, तो आध्यात्मिकता कभी भी दिखावे का विषय नहीं है। मुझे बिल्कुल आध्यात्मिकता है जो मन की शांति के लिए, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए कि आप दाढ़ी मूछे बढ़ाएं। जी शैली जी, आपने चलते चलते हम आपसे एक और प्रश्न करेंगे कि आपने गद्य पद्य में महिला सशक्तिकरण के लिए, बाल बच्चों के लिए और बहुत सारी रचनाएं की। हम चाहेंगे कि आप एक या दो रचनाओं से हमारे दर्शकों को आनंदित करें। बिल्कुल।
मैंने शुरुआती तौर पर काफ़ी कविताएं लिखी हैं जो भाव अभिव्यक्ति पर ही रहती थी। जी 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 जी। और गद्य में भी डायरी लेखन वगैरह मैंने बहुत किया हुआ है। लेख आलेख मेरे जो है पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे जी। ज़्यादातर समसामयिक विषयों पर होते हैं जी। जैसे एक परीक्षा की पद्धति है, मूल्यांकन पद्धति है, या कुछ चीज़ें हैं जो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या कुछ प्रश्न मैंने उठाए हैं उनके माध्यम से। जैसे कि शिक्षा का जो क्षेत्र है अभी शिक्षकों के लिए या प्रिंसिपल के लिए जी। बहुत ही रिस्क भरा होता जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, जैसे हाल ही में एक घटना हुई थी जिसमें कि छोटा सा बच्चा है 5वीं क्लास का जी। अगर शिक्षिका ने उसे बोला कि आप चुप रहिए, आप शांत बैठिए क्लास में, आप बातें ना करें नहीं तो आपको खड़ा कर दूंगी, इस तरह का एक किस्सा हुआ था और बच्चे को इतना बुरा लगा कि उसने जाके सुसाइड कर लिया। ओह माय गॉड। और ऐसी ही बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, एक प्रिंसिपल को गोली मार दी गई है। तो ये जो है बहुत ही, मैं इन पे प्रश्न उठाती हूँ हमेशा जी, और जी। इस पे मैंने बहुत सी रचनाएं की हुई हैं। दूसरा, लेकिन मैं जो है वो एक जिंदा दिल जीवन में यकीन रखती हूँ, क्योंकि आपके हमारे साथ चारों तरफ परेशानियां हैं, मुश्किल भरे हालात हैं, लेकिन इसमें से हमें आना चाहिए अपने आप को निकालना जी। अपने आप को हमेशा हमें सेल्फ मोटिवेटेड रखना चाहिए। तो उस पर मैं कुछ कहती हूँ। अभी मैंने गजल और शायरी की शुरुआत की। स्वागत है, स्वागत है। सुनिएगा। आप यूं ही मुस्कुराया कीजिए, वाह। आप यूं ही मुस्कुराया कीजिए, बात दिल पर मत लगाया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी में दर्द बेशक मिल गए, जिंदगी में दर्द बेशक मिल गए, आप हंसिएगा हंसाया कीजिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इस तरह से मेरी छोटी छोटी रचनाएं हैं, जैसे बात करने से हल निकलते हैं, लड़खड़ाते कदम संभलते हैं, मंजिलों तक वही पहुंच पाते। वाह। मंजिलों तक वही पहुंच पाते, ख्वाब आँखों में जिनकी पलते हैं, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। वाह। वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, रोज दिन रात यूं ही ढलते हैं। वाह 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 वाह। कामयाबी जरा सी पाई तो, कामयाबी जरा सी पाई तो, लोग हमसे भी आज जलते हैं। वाह 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 वाह। बात करने से हल निकलते हैं। वाकई वाकई सही बात है ये, और हमें इस तरह की रचनाओं से सीखना भी चाहिए। तो आपने मध्य प्रदेश से चलकर ट्रू मीडिया कार्यालय में अपना बेशकीमती समय दिया। शैली भागवत जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ट्रू मीडिया परिवार और ट्रू मीडिया चैनल का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया और मेरे बारे में चर्चा करने का एक अवसर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।